सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों का फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि अगर आप लोगों में से कुछ भी बच्चे अगर यूट्यूब पे सर्च किए होंगे तूतनखामन के बारे में, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के वो किंग रहे अपने टाइम के, एंड किस तरह से बहुत सारे रिसर्च हुए हैं उनकी बॉडी पे, एंड बहुत लोगों ने किया है। एंड द फर्स्ट वन वॉज हार्वर्ड कार्टर। So let's continue with the remaining chapter. Okay, where was I? Amenhotep. हम बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ेंगे तुतनखामन के बारे में। Amenhotep थर्ड तुत्स फादर और ग्रैंड फादर, जो भी आप मान लो, बेसिकली हम ग्रैंड फादर कह सकते हैं। उनके ग्रैंड फादर Amenhotep थर्ड वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled the almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age. एंड अमेनहॉतेप जो कि तूतनखामन के ग्रैंड फादर थे, वो बहुत ही पावरफुल फेरॉ थे जिन्होंने 40 साल 4 डिकेट्स, मतलब कि बेटा 1 डिकेट में 10 ईयर्स होते हैं ना, 4 डिकेट्स यहाँ पे 40 ईयर्स रूल किया था। एंड उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट टाइम चल रहा था गोल्डन एज का, उनकी डायनेस्टी का। हिज सन आमेनहॉतेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री एंशिएंट इजिप्ट। एंड इनके बाद जो उनके सन आए थे ना, उनका जो टाइम था वो इजिप्शियन कल्चर में नहीं भूला जा सकता, क्योंकि इनको एक वैकी किंग माना जाता था। हमारे इंडिया में भी तो एक वैकी किंग है ना, आई थिंक कि अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, जो पागलों जैसे उन्होंने रूल किया था हमारे इंडिया में, एंड किस तरीके से उन्होंने कैपिटल चेंज करने वाली बात, कितने लोग मरे थे उस टाइम पे। सिमिलरली आमेनहॉतेप जो थे फोर्थ, वो बहुत ही स्ट्रेंजली बॉडी को रूल कर रहे थे। एंड जिस तरह से उन्होंने रूल किया था, द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू आखेनातेन, अ सर्वेंट ऑफ एथन। जस्ट वेट अ मिनट बेटा। ओके, वेयर वाज आई? हाँ, तो आमेनहॉतेप जो थे फोर, उन्होंने क्या किया था, जब वो फेरो बने थे, उन्होंने क्या किया था, एक पूरे रिलीजन को हिला के रख दिया था। आपको पता है ना कि बेटा किसी भी ह्यूमन लाइफ का जो रिलीजन एक पार्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। कोई भी गॉड एंड उस बंदे के दरमियान एक 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 प्रिवेसी वाला मैटर होता है, एक फेथ वाला मैटर होता है, जो किसी को भी वो इंटरवीन नहीं करने देना चाहता है। एंड उसमें अगर कोई पोक करने की कोशिश करे, तो फिर जो लोग होते हैं वो बहुत ही वायलेंटली बिहेव करते हैं। सिमिलरली आमेनहॉतेप जो थे फोर, उन्होंने क्या किया था, जिसकी पूजा होती थी आमन की, गॉड की, जो सर्वेंट ऑफ मून माना जाता था, उसको चेंज करके, मतलब एक मून गॉड को चेंज करके उन्होंने सन गॉड की वर्शिप को शुरू कर दिया था। आतेन जिनका नाम था, सन डिस्क कह सकते हैं, उनकी पूजा शुरू कर दी थी। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेतातेन, नोन नाउ एज अ अमरना। एंड उन्होंने कैपिटल को भी चेंज कर दिया था ऑल ऑफ अ सडन। थीब से उन्होंने आखेतातेन, जो कि अभी के टाइम में अमरना जाना जाता है, इजिप्ट का एक पार्ट है, और वो चेंज कर दिया था। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमन। एंड सिर्फ उन्होंने चेंज नहीं किया था, बल्कि उन्हें जो गॉड थे पहले के आमन, जिनका रिस्पेक्ट करती थी पूरी उनकी प्रजा, उनको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया था, उनकी मूर्तियों को तोड़वाना शुरू कर दिया था। यू कैन इमेजिन बेटा ना कि इस टाइम पे जो कि अगर गॉड की मूर्तियाँ मंदिरों से निकाल के तोड़ी जाने लगे या मस्जिदों को गिराया जाने लगे, तो किस तरह का रिएक्शन होगा लोगों का। बहुत ही वायलेंट होगा, बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, एंड इस झगड़े में बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। सिमिलर काइंड का जो चीज़ था आमेनहॉतेप के टाइम पे, जब उन्होंने आमन गॉडेस को उन्होंने क्या किया, मारने की कोशिश की, मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की बुरी तरह से। एंड सारे टेम्पल्स जिसमें आमन गॉड के जो इमेजेस थे, सारे टेम्पल्स को बंद करवा दिया गया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। यहाँ डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, एक डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के, जिनका नाम है रे जॉनसन, उन्होंने कहा था कितना हॉरिबल टाइम होगा, कितना हॉरिफिक टाइम होगा कि इस तरीके से किसी भगवान की मूर्ति को तोड़वा देना, टेम्पल्स बंद करवा देना। रिएक्शन क्या होगा वहाँ के लोगों का, किस तरह से बिल्कुल जो एक एम्पायर है वो पूरा हिल चुका होगा इस डिसीजन से, आमेनहॉतेप IV के वजह से। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. And जो उनकी जो था वो एक फैमिली रूल चल रहा था,
एंड आमेन होतेप ने अपना नाम क्या रख दिया था, आमेन आखेनातेन नाम रख दिया था अपना। तो उन्होंने वो अपनी लास्ट जब ऐसा लग रहा था कि उनकी रूलिंग ख़त्म होने वाली है, वो थोड़े पागल जैसे हो गए थे, वो अबनॉर्मली बिहेव करने, वाकई मतलब कि आप अबनॉर्मली बिहेव करने लगते हो। सो जब उनकी रूलिंग ख़त्म होने वाली थी तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते थे, पागलों जैसा बिहेव करते थे। आफ्टर आखेनातेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम सुमिन खारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड exited with hardly a trace. And समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जब पढ़ाते रहते हो एंड उसी चीज़ में रहते हो, हिंदी इंग्लिश मिंगलिंग वाली अगर बायलिंगुअल लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, 2 लैंग्वेज एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो कभी कभी आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं उसी स्पीड में चलती रहती हूँ एंड जब अचानक से मुझे इंग्लिश में बोलना होता है सो मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरा। सो पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। सो किस तरीके से जो सुमिन खाकरे थे वो उन्होंने क्या किया था, थोड़े वक्त के लिए उन्होंने रूल किया था एंड अचानक से गायब हो गए थे, अचानक से एग्जिट कर दिया उन्होंने अपनी रूलिंग से एंड वो गायब हो गए विदाउट हैविंग एनी ट्रेस। कोई पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए, मर्डर हुआ उनका कि क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातेन टुक द थ्रोन, किंग टुट हैज़ एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। एंड उन्होंने क्या किया कि उसके बाद जाने के बाद फाइनली एक बहुत ही यंग, कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 9 and 8 तूतनखातेन को किंग बना दिया गया था, थ्रोन पे रख दिया गया था। एंड जब तक कि उस एज में नहीं आ गए, जब तक कि वो रूल कर पाए प्रॉपरली, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स स्पेशली उनके जो अंकल थे उनको सपोर्ट किया करते थे। एंड बहुत लोग ये भी मानते हैं कि उनके अंकल ने ही उनका मर्डर करवाया था। सो इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशन, कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है। एंड द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतनखामन। एंड तूतनखातन ने अपना जल्दी ही नेम चेंज कर दिया, जब वो उस पोजीशन पे आए तूतनखामन कर दिया, आतेन को हटाकर आमन कर दिया। एंड उस गॉडेस को जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे, उस पुराने टाइम को फिर उन्होंने रिस्टोर किया, सारी मंदिरें खुलवाई एंड फिर से आमन की पूजा होने लगी एंड आतेन को हटा दिया गया। तो तमाम जो लिविंग इमेज जो आमन का था वो दोबारा वो रिस्टोर किए एंड ओल्ड वेज से फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कि एक ये भी रीज़न था, एक मेन फैक्टर था, फीचर था, जिसकी वजह से तूतनखामन को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि उन्होंने रिलीजन की उस होता ना कि लोगों की भावनाओं को समझा, लोगों की इमोशंस को समझा जो रिलीजन से रिलेटेड था, उन्होंने फिर से रिस्टोर किया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. अब यहाँ पे क्या हुआ कि 9 years तक उन्होंने रूल किया एंड अचानक से उनकी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उनकी डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian mummy project, which began an inventory in the late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. And यहाँ पर क्या है कि इतने सारे उनके फेम एंड स्पेकुलेशंस के बाद जो किंग का फेट है वो एग्जैक्टली पता तो नहीं चल पाया, लेकिन वो उन तमाम ममी से थे, उन तमाम ममीज़ में से थे जिन्हें वर्ल्ड ने एक्सट्रैक्ट किया था उनके टूम से। कितने निकाले गए थे ममी? नो बडी हैज़ एन आइडिया, क्योंकि अभी भी इन्वेंट्री जो लिस्ट बनाई गई है 2003 में इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के ज़रिए, अभी भी वो लोग काउंट कर रहे हैं कि कितनी ममी को उनके टूम से एक्सट्रैक्ट करके उन पे रिसर्च किया गया है। एंड अभी तक जो काउंटिंग हुई है वो 600 हुई है एंड अभी भी काउंटिंग चल रही है। अभी तक कन्फर्मेशन जो न्यूज़ है वो 600 है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. अब क्या हुआ कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को जो सिटी स्कैन था, जो मशीन था, वो किसने डोनेट किया था? नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने डोनेट किया था एंड सीमेंस ने, जो कि सिटी स्कैन के मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने डोनेट किया था, सो दैट कि जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सिटी स्कैन की मदद से उन तमाम ममीज़ की बॉडी को, एनाटॉमी को पढ़ पाए एंड पता लगा पाए उनके डेथ के रीज़न का। King Tut is one of the mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. And ये एक्चुअल फैक्ट है कि अपने टाइम में भी इजिप्शियन किंग्स की बात की जाए, सबसे फेमस, सबसे पावरफुल किंग तूतनखामन को माना जाता है, चाहे वो लाइफ की अगर हम बात करें या डेथ की अगर बात करें। डेथ में भी सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है, जो मम्मी एक्सट्रैक्शन की कैटेगरी आती है, उनमें जो नाम है वो तूतनखामन का आता है। सो वो क्या करते थे, वो लाइफ में भी सबको लीड करते थे एंड डेथ में भी सब ममीज़ को लीड कर रहे हैं। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो,
सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। अब सिटी मशीन ने क्या किया, जो मशीन था जिसके थ्रू बॉडी स्कैन हो रहा था, पूरे सर से लेकर पाँव तक उन्होंने उस बॉडी को स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। आपको मैंने बताया किस तरीके से छोटे छोटे एकदम पिक्सल्स में सारे पिक्चर्स आते हैं, एंड 1700 जो थे पिक्सल्स फॉर्म हुए थे, एंड उन सबको मिलाकर एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया था, ग्राफिक बनाया गया था, टूथ हेड बना था। अलग से पहले तूतनखामन के हेड का हमने स्कैनिंग किया था, एंड 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस, हर तरीके से हर डायमेंशन से स्टडी करने की कोशिश की गई थी उनकी बॉडी को। 0.62 millimeters slices to register its intricate structures takes an eerie detail in the resulting image। एंड आपको पता है कि यहाँ पर एक मेजरमेंट दिया गया 0.62 मिलीमीटर्स स्लाइसेस का, जो कि आप पिक्सल्स आप यूज़ करते हो ना नॉर्मली। जो पिक्सल्स क्या होते हैं, सबसे माइन्यूट जो पॉइंट होता है किसी भी ग्राफिक का, उसको पिक्सल कहा जाता है। उन तमाम पॉइंट्स को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं सारे पिक्सल्स को, तो एक इमेज फॉर्म होती है। सो 0.62 के इमेज में ये पिक्चर फॉर्म हुआ था जो कि उनके बॉडी का था। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, anatomy began to probe the secret that had winged goddess of gilded burial shrine protected for so long। एंड इस तरीके से जैसे कि सर का जो हुआ था हर डायमेंशन से लिया गया था, 0.62 के इमेज क्रिएट किए गए थे, मिलीमीटर से लिया गया था। सिमिलरली उनकी बॉडी का भी डायमेंशंस हर जगह से हर तरीके से पिक्चर्स लिए गए थे, स्कैन किया गया था, वर्चुअली इमेज क्रिएट की गई थी, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स उनके पिक्चर क्रिएट किए थे, सो दैट कि उनको आराम से पढ़ा जा सके, कोई भी डिटेल मिस ना हो। एक टीम बनाई गई थी बेटा इनकी बॉडी को पढ़ने के लिए, एंड उसमें कौन कौन से स्पेशलिस्ट थे? रेडियोलॉजी जो कि एक्सरेज वेक्सरेज पढ़ा करते हैं, फॉरेंसिक्स जो कि क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ते हैं बाय साइंटिफिक हेल्प से, एंड लास्ट वन इज़ एनाटॉमी जो कि बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को एकदम डिटेल वाइज पढ़ा करते हैं। तो इन सारे स्पेशलिस्ट का एक टीम बनाया गया था, एंड प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट किया गया था वो सीक्रेट्स जो कहीं ना कहीं अभी भी लिंगर कर रहा है। एंड इस बॉडी को किसने प्रोटेक्ट किया था? विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल। गिल्डेड बरियल मतलब कि तूतनखामन की इस बॉडी को, जो कि बहुत हज़ारों सालों से किसने प्रोटेक्ट किया था? एक गॉडेस है, इजिप्शियन कल्चर में माना जाता है, गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ, जो कि उनका नाम है ओसिरिस नाम है, या ओरिसिस, जो कि नाम आगे बाद में आएगा। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, अभी मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगी, जस्ट वेट अ मिनट, अभी बता देती हूँ। ओसिरिस, ठीक है ना? तो ओसिरिस गॉड ने, जो कि गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ माना जाता है, वो इतने सालों से, इतने हज़ार सालों से उन्होंने किंग की जो बॉडी को प्रोटेक्ट किया था। अब फाइनली टाइम आ चुका था इन सब की हेल्प से उस बॉडी को पढ़ने का एंड रीज़न जानने का उनके डेथ के पीछे। ओके, एंड वेयर वाज आई? ओके, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूथ फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। अब जो नाइट आया जिसमें वाकई में उस बॉडी को उठाकर हमें सिटी स्कैन वाले रूम में लेके जाना था एंड उस बॉडी को पढ़ना था, तो कुछ जो वर्कमैन थे वो गए एंड उस बॉक्स को एक पॉल बेयरर की तरह, आप देखते हो ना कैसे दुल्हन पहले के टाइम में जो डोली हुआ करती दुल्हनों की, किस तरह से लोग उनको अपने कंधे पर उठाया करते थे, या अगर आपने देखा होगा किसी की फ्यूनरल जाते हुए, राम राम सत्य है, नाम नाम सत्य है, जैसे कि आप लोग बोलते हो, और हमारे में अलग तरीके से जाता है, तो 4 लोग कंधा दिए होते हैं। तो वो जो कंधे वाले लोग होते हैं, जो किसी भी लाश को या दुल्हन को, जिसको भी कंधा दिए रहते हैं, उनको पॉल बेयरर्स कहते हैं। तो टूट की बॉडी को वो लोग उठाते हैं वर्कमैन, एंड वो एक रैम्प पे चढ़ते हैं, एक ऊंची जगह पे आते हैं, एंड उसके बाद स्टेयर्स से जाते हैं, वो लोग बाहर की तरफ आते हैं। जब बाहर की तरफ आते हैं बेटा, तो जो बॉडी है वो लेकर जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं एक मिथ है ना कि बॉडी को डिस्टर्ब किया तो कर्ज ज़रूर आएगा। सो अजीब तरह की हवा चलने लगी थी, बहुत ही अजीब तरह की, बहुत ही तेज़ी से। मौसम ख़राब हो गया था। ये एक्चुअली में ये डिटेल्ड फैक्ट है जो कि हार्वर्ड कार्टर ने अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें लिखा है किस तरह का उस टाइम का मौसम हुआ था। देन रोज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हैड हेल्ड द स्कैनर, एंड उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट आया। एक मशीन पे एक लिफ्ट रखी रहती है, एक
जैसे कि आप लिफ्ट है ना, कोई चीज़ जो आपको उठाकर आपको आप खड़े हो वहाँ पर एंड मशीन की हेल्प से वो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, कूड़े कचड़े जो भी ट्रैक्टर वक्टर होते हैं उनके आगे जो हम लोग गार्बेज उठाने के लिए ले जाते हैं, तो उनकी उसके ऊपर हाइड्रोलिक मशीन लगी रहती है जो गार्बेज को उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाती है एंड फिर नीचे गिराती है उस ट्रक के कंटेनर में। तो सिमिलरली एक हाइड्रोलिक लिफ्ट था, उस पर वो चढ़ते हैं एंड उस लाश को, क्योंकि 26 फीट है ना, आप याद रखिएगा, अंदर उनका कब्र था, तो निकालने में उनको हाइड्रोलिक लिफ्ट की ज़रूरत पड़ी एंड देन वो लोग सिटी स्कैन वाले रूम में लेकर आए। उन्होंने क्या किया, 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज। अचानक से उस मशीन वाले रूम से 2 लोग जल्दी से आते हैं बाहर निकल कर। इमर्ज मतलब कि कहीं से बाहर निकल कर आना, किसी अंदर से बाहर की तरफ आना। दौड़ के वो लोग जाते हैं एंड उसके बाद अपने हाथों में उन्होंने वाइट कलर की प्लास्टिक फैंस ली रहती है। द $1 million स्कैनर हैड क्विट। रीज़न क्या होता है उनके भाग कर आने के पीछे एंड फ़ैन ले जाने के पीछे, प्लास्टिक फ़ैन ले जाने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो सिटी स्कैनर जो था उसके अंदर का जो कूलर था, जो फ़ैन था, वो बंद हो चुका था एंड जिसके वजह से वो अच्छे से स्कैन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सब्स्टिट्यूट फ़ैन की ज़रूरत पड़ी थी उस सिटी मशीन को कूल रखने के लिए। कुछ लोग बिलीव कर रहे थे कि अचानक से मशीन बंद हो जाना, बॉडी को पढ़ने ना देना, ये कर्स ही हो सकता है फ़ेरों का। लेकिन और ये जो किसने किया था, वहाँ पे एक गार्ड था जो बहुत ही नर्वस होकर बोल रहा था कि कहीं ये श्राप तो नहीं है फ़ेरों का। एंड और भी लोग बिलीव करते थे कि इतने सारी प्रॉब्लम्स आई किंग टुट की बॉडी पढ़ने में, उनको एनालाइज करने में, क्रिटिकली एनालाइज करने में। दैट मीन्स कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स नेचुरल नहीं हो सकती है, ये सब कुछ अननेचुरल है जो कि कर्स की वजह से हो रहा है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूट फ़ैन गया था, जो कि उस फ़ैन के बदले दूसरा फ़ैन आया था जिसका इस्तेमाल हुआ था, वो प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। सारे सब कुछ जो भी डायमेंशन से हर तरीके से जो पिक्चर्स लेने थे वो हर तरीके से लिए जा चुके हैं एंड फाइनली आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, चेक करने के बाद कि कोई भी डेटा लॉस तो नहीं हुआ है ना, सो दैट कि हमें दोबारा ना करना पड़े वो उनकी बॉडी को एनालाइज, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर द वर्कमैन। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो भी वो एक्सरेज डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो वर्कमैन को कहते हैं कि अब फिर से जाइए एंड इनके टॉम में जो है वो दफना दीजिए। फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको टॉम में लेके जाते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। 3 घंटे का ये प्रोसीजर था बेटा, उनको निकाला गया, 3 घंटे में ये सारी चीज़ें की गई एंड दोबारा वो अपनी प्लेस पे आराम से आकर लेट गए जो उनका था टॉम। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on the computer screen। एंड अगर हम सिटी स्कैन रूम की बात करें तो एक इमेज आई थी जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग थी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल एंड द टेक्नीशियन स्पेन टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लास। एक चीज़ शॉकिंग जो हुई थी बेटा, जो बैकबोन होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल बोन्स होते हैं, उसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। सो बहुत ही शॉकिंग था कि आफ्टर 3300 ईयर्स बाद भी जो सिटी मशीन में जो उनका बैकबोन दिख रहा है, जो उनका वर्टिब्रे दिख रहा है, वो इतनी क्लियरली शो हो रहा है जैसे कि हम एक नॉर्मली एनाटॉमी क्लास में किसी की बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, एक लिविंग बॉडी स्ट्रक्चर को हम जो पढ़ते हैं एनाटॉमी क्लासेस में, सिमिलरली कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं था अगर अंदर का पढ़ रहा है। ये शॉकिंग था उनके लिए क्योंकि इतने टाइम तक इतना ज़्यादा प्रिजर्व कैसे रह सकती है कोई बॉडी, वो भी इंटीरियर लेवल की बॉडी। सो ये शॉकिंग था उस टाइम के लिए। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल। एंड और सारे जो इमेजेस थे वो ऐसे पड़े हुए थे, बिखरे बिखरे पड़े हुए थे, जिसमें रिब केज का इमेज था उनके पास, हैंड का इमेज था एंड स्कल्स का अलग अलग डायरेक्शन से इमेज था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अभी जो था प्रेशर वो ख़त्म हो चुका था। इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट ना कि आप टूम से किसी के लाश को निकाल रहे हो एंड पूरी वर्ल्ड की नज़र आप पे है, लीगली नज़र आप पे है, साइंटिफिकली नज़र आप पे है, एक इमोशंस के लेवल पे भी नज़र आप पे है, क्योंकि इजिप्ट में आप गए हो एंड वो जो मतलब एसेट है कह सकते हैं, जो ट्रेजर है वो इजिप्शियन का है। सो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता होगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, उनकी बॉडी को उसी प्लेस पे जाके रखा जा सके। सो फाइनली जो ज़ाहिर हवस थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे कि फाइनली जो भी काम था वो हो गया है, अब हमारे पास सारे डिटेल्स हैं।
और वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे। एंड उन्होंने क्या कहा, स्माइल करते हुए, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करते हुए कि आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड। मतलब एक दिन पहले वो पूरी रात नहीं सोए थे टेंशन की वजह से कि सब कुछ हो पाए कि नहीं हो पाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एंड कहीं ना कहीं मन में उनके फीलिंग भी थी समवे और दी अदर की कोई कर्ज ना हो जाए, कोई कोई तुट की बॉडी ऐसा कुछ ना कर दे। आप कितने भी क्यों ना, मैंने जैसे बोला कि आप कितने भी आपके अंदर अंदर एजुकेशन क्यों ना प्रेवलेंट हो, घर करके क्या क्यों ना हो, सुपरस्टिशन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी, थोड़ी ही समय के लिए लेकिन आती ज़रूर है। आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत ज़्यादा वरिड था लेकिन फाइनली अब सब कुछ हो चुका है, अब बस पढ़ना बाकी है। सो अब मैं आराम से जाके सो सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेटा ये जो आपके राइट साइड में है वो तूतनखामन की इमेज है। एंड आपके लेफ्ट साइड में जो है वो गॉडेस कौन है, ओसिरिस है, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, सॉरी गॉड है, गॉडेस नहीं है, आई एम रियली सॉरी। गॉड मेल को डिनोट करता है एंड गॉडेस मतलब फीमेल को, जैसे कि आप लोगों में देवी और देवता होते हैं। सो ये देवी हैं आने वाली ज़िंदगी की। एंड उन्होंने किंग तुट की बॉडी को शुरू से ही हमेशा अच्छे से ही उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये जो इमेज है बेटा ना, ये जो इमेज आपका ये शो हो रहा है, ये एक्चुअल में जो कॉफिन था, जो तूतनखामन की बॉडी का जो कॉफिन था, उसके जो मेन लेड पे था ना, ये इस तरह का आर्टिफैक्ट्स जिसको मोराल कहा जाता है, ये बना हुआ था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई ये तूतनखामन है एंड इस तरीके से जो गॉड हैं, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इमेज थी वो एक्चुअल में अभी भी प्रिजर्व्ड है एंड रखी गई है म्यूजियम में। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। अब वर्कमैन की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड, पहले तो हम फर्स्ट हैंड में बात कर चुके हैं जाहे हवस की, किस तरह से वो रिलैक्स्ड है एंड काम हो चुका है। एंड दूसरी तरफ हम वर्कमैन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में 26 फीट अंदर लेकर जा रहे हैं उस बॉडी को। अचानक से हवाएं रुक गई थी। The winter air lay cold and still like a death itself in this valley of departed. The valley of departed भी कहा जाता है the valley of kings को, जहाँ पे जो मर चुके होते हैं किंग्स, उनको दफनाया जाता है। अजीब सा माहौल था, बहुत ही स्पूकी था, बहुत ही स्केयरिंग था। हवाएं नहीं चल रही थी, एकदम सन्नाटा था, अंधेरा था एंड अजीब वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब हर जगह से वो एक डेथ वाला ऑरा आ रहा था उन वर्कमैन्स को, जो कि उन्होंने एक्चुअली में अपने इंटरव्यूज़ में कहा है। आप डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ोगे बेटा ना तो आपको हर चीज़ें पता चलेंगी एकदम माइन्यूट लेवल की। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ अ तुट्स tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. और जैसे ही टूम जो एग्जैक्टली प्लेस है तूतनखामन का एंड जहाँ पे गाड़ा गया है उनके बॉडी को, जहाँ पे दफनाया गया है, बरी किया गया है, जस्ट उसके ऊपर कॉन्स्टलेशन है, इतना कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक कॉन्स्टलेशन है, एक समूह है तारों का जिसको ओरियन कहा जाता है। एंड ओरियन जो माना जाता है इजिप्शियन कल्चर में कि सोल होता है ओसिरिस का, एंड वो सोल ओसिरिस का तूतनखामन की बॉडी को, उनकी कॉफिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड उस बॉय को, जो बचपन में जो बच्चा मर गया था एट द एज ऑफ 18-19, सिमिलरली आप 12th के बच्चों की एज होती है, कितने छोटे होते हों, छोटे थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो एंड इवन टिल नाउ बेटा, जितनी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, अभी सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट जो आइडिया रखा गया है वो ये कहा गया है कि उनको मलेरिया हुआ था एंड विथ कन्फर्मेशन। बट इवन टिल नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट कि नहीं, कुछ ना कुछ मिस्ट्री जो थी। आप कन्फर्मेशन के साथ कोई भी चीज़ आप 100% के रेशियो में नहीं कह सकते ना, बल्कि 99 एंड 1% के ही रेशियो में होगा, लेकिन होगा ज़रूर, इतना डिवीज़न होगा। 100% आप किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो। इंसान जो होता है वो खुद से ज़्यादा करीब होता है ना। अगर कोई इंसान है जो आपको जानता है, वो अगर ये कहे कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ 100%, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं ना। बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि मैं खुद अपने आप को नहीं जानता हूँ तो दूसरा कैसे जान सकता है। क्योंकि
एक होता है ना ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन होता है गॉड का। हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, हम परसेंटाइल में 100 नहीं रख सकते हैं खुद को समझने में भी। सो हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि 100% श्योरिटी के साथ कह सकें कि यही चीज़ हुई होगी, यही चीज़ हुई होगी। सो अभी भी जो डेथ की मिस्ट्री है वो अभी भी लिंगर कर रही है, एंड मे बी आफ्टर सम ईयर्स कोई और टुट की बॉडी को एक्सट्रैक्ट करे एंड दोबारा पढ़ने की कोशिश करे, इससे भी ज़्यादा एडवांस एज में हो सकता है पॉसिबल। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप लोग का क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है बेटा, बट मैंने जितने भी वर्ड्स थे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लाइन बाय लाइन आपको बताने की कोशिश की है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बेटा उन बच्चों को भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, एंड मैं ऐसे बच्चों से मिल चुकी हूँ जो बहुत परेशान रहते हैं अपने स्कूल्स में, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। एंड टीचर्स की भी फॉल्ट नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश को आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाओगे तो फिर कैसे पढ़ाओगे। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को हिंदी में बताने की, सो दैट कि आप लोगों को समझ में आए। उन तमाम बच्चों को जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ज़्यादातर तो अच्छे स्कूल्स में अच्छे टीचर होंगे ही होंगे, बट जिनको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर गाइडेंस, या जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है अपने टीचर के थ्रू, मैं कोशिश करूँगी उस लेवल तक जाने की, आपके लेवल तक जाने की, एंड चीज़ों को आसानी से समझाने की। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट। एंड प्लीज़ री रीड दिस चैप्टर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोबारा पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा है, सेकंड टाइम आप पढ़ने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट कि आपको पता चले कि किस तरह के आंसर्स लिखने हैं। एंड इफ़ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ कॉमेंट मी ऑन माई कॉमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक। एंड आंसर्स आपको मैं बताऊँगी किस तरह से लिखने हैं। थर्ड जो पार्ट होगा आपके क्वेश्चन आंसर्स जो सेशन है उसका होगा, एंड डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा आंसर लिख सकते हैं। एंड बेटा वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, इट्स वेरी इंटरगिंग, यू नो वॉट। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू करते हो ना, अलग अलग सिविलाइजेशन का, अलग अलग इंसानों का जिनकी डेथ जो हुई है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुई है, या किसी सिविलाइजेशन के बेसिस पे कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जिस पे रिसर्च किया गया है। आई थिंक कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ना वन ऑफ द, मतलब एक होता है ना कि फैसिनेटिंग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हो कि यार क्या, मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्टेंस थी, मतलब ऐसा कुछ था क्या। जैसे हमारे इंडिया में भी अगर हम बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की बात करें, तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना उस एज के बारे में जानने की। सो जस्ट वॉच ऑल दोज डॉक्यूमेंट्रीज़। आप तो इतने एडवांस एज में हो कि आपको इतनी मशक्क़त भी करनी नहीं पड़ेगी कि आपको किताबें ढूंढनी पड़ेगी, आपको वर्ल्ड लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे सारी किताबें जो हों अवेलेबल हों, बल्कि यूट्यूब जो होता है वो तो आपको एक लाइब्रेरी का काम कर ही देता है, एंड एक एग्जैक्ट फैक्चुअल आपको डिस्क्रिप्शन देता है, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। सो जस्ट थोड़ा भी टाइम मिले आपको, वीकेंड्स पे टाइम मिले, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्रीज आप देखते रहो, आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव्स इन द सेंस ऑफ यू नॉलेज, एक एजुकेशनल पैटर्न पे भी एंड नॉलेज के सेंस में भी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, सो दैट कि यू विल फील एम्पावर्ड। एंड नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, किसी भी तरह की नॉलेज जो होती है वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। And the most important thing, try to be more human every day. Tata, bye bye.